जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो एक टेक्निक है और इस टेक्निक का इस्तेमाल मेनली किया जाता है कि जब हमें किसी डीएनए को किसी दूसरे डीएनए से मैच करना हो। खासकर आपने मूवीज़ में देखा होगा, एक सीरियल आता था सीआईडी में, देखा होगा, ठीक है, कैसे क्राइम साइट पर हमें डीएनए मिलता था, ठीक है। उस डीएनए जब किसी का खून हो जाता, ठीक है, यूजुअली कोई भी एक्टिविटी होती, हमें क्राइम साइट पर डीएनए मिलता। अब उस डीएनए को हमें मैच करना था कि किस किस पर शक है उससे, ठीक है। तो हम डीएनए को मैच करके बताते थे कि हाँ भाई, इसने क्राइम किया है। तो उस पूरी प्रोसेस में जिस टेक्निक का इस्तेमाल होता है, बेसिकली वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। समझते हैं। देखो, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक है जिसको डिस्कवर करने का जो काम किया था वो काम किया था सर एलेक्स जेफरी ने 1984 में, ठीक है। ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है, ठीक है, समझेंगे। ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है, ये एक केमिकल टेस्ट है जिसमें हम जेनेटिक सिमिलैरिटीज या मेकअप ऑफ ए पर्सन को देखते हैं। कहने का मतलब है कि देखो, समझो, मान लो ये एक इंसान है जिसका डीएनए है, ठीक है। अब ये वो दो पर्सन है जिसमें मुझे शक है। मान लो कोई क्राइम हुआ, क्राइम वाली साइट पर मुझे दो तरह का डीएनए मिला, ब्लड सैंपल्स मिले, ठीक है। पहला ब्लड सैंपल वो था जो जिसका मर्डर हुआ है उसका है। दूसरा ब्लड सैंपल वो है जो अननोन है और मैं मान सकता हूँ कि वो एक मर्डर का ब्लड सैंपल है। अब इसका जो ब्लड सैंपल है और मुझे जिन पर शक है, मान लो ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, जिस पर मुझे शक है कि भाई इन इन दोनों में से किसी ने खून किया हो सकता है, क्योंकि अब मुझे इस के ब्लड सैंपल को मुझे मैच करना है कि वो किससे मेल खाता है, ठीक है। अब जो ब्लड सैंपल होता है उसके बाद डीएनए होता है। हर डीएनए, देखो इस तरह से डीएनए होता है। डीएनए आपने पढ़ा होगा डीएनए के बारे में, इस तरह से डीएनए होता है, ठीक है। हर डीएनए में जो डीएनए होता है वो बहुत सारे बेस पेयर से मिलके बना होता है। क्या? जो डीएनए होता है वो बहुत सारे बेस पेयर से मिलके बना होता है। बेस पेयर का मतलब ए, टी, जी, सी, इस तरह के बेस पेयर्स होते हैं जिनसे मिलके जो डीएनए है वो मिलके बना होता है। अब समझो, मान लो ये वो डीएनए है जो क्राइम साइट पर प्रेजेंट था, ठीक है, और इस पर सीक्वेंस था ATGC। अब ये वो पर्सन्स हैं जिन पर मुझे शक है, मैं इन दोनों का डीएनए लूंगा। अब इन दोनों के डीएनए को इसके डीएनए के साथ मैच करने की कोशिश करूंगा। अब इन दोनों में से जिसका डीएनए इस क्राइम साइट पर प्रेजेंट डीएनए के साथ मैच हो गया, वही क्या है, हमारा क्रिमिनल है। ठीक बात है। उसके लिए हम ये टेक्निक करते हैं, ठीक है। और ये किस प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल का मतलब होता है कि किस सिद्धांत पर ये बेस्ड है। तो सबसे पहले बात है, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई। हमें मतलब इसमें ज़रूरी क्या है, ये हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंसेस, ठीक है। कि पता, देखो ये मैं ATGC बात कर रहा हूँ ना, एक सीक्वेंस होता है डीएनए के ऊपर। ये जो सीक्वेंस होता है ना, ये स्पेसिफिक होता है कि भाई हाँ, हर इंडिविजुअल में अलग अलग है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इस सीक्वेंस को, और यही सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है, ATGC। ये जो पूरा डीएनए ना, ये पूरा डीएनए में जो पूरा डीएनए बना रहा हूँ, इस पूरे डीएनए पर यही सीक्वेंस रिपीट होगा, ATGC सॉरी, स्पेसिफिक पार्ट पर, इस पूरे डीएनए के एक स्पेसिफिक पार्ट पर सीक्वेंस मिलेगा। ATGC 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 यही सीक्वेंस पूरे डीएनए पे मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम इस डीएनए को रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं, ठीक है। कि इस टेक्निक की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसका डीएनए सीक्वेंस मैच करना है, ठीक है। हमें पता है हमारे पास डीएनए, हमारा डीएनए अगर 100% है, 100% है, तो 99.9% डीएनए ऐसा होता है जिसको कौन सा डीएनए बोलते हैं, बल्क डीएनए। और 0.1% डीएनए, पूरे डीएनए का 99.9% पार्ट को बल्क डीएनए। और ये जो होता है, ये होता है थोड़ा वेरिएशन डीएनए, ठीक है। पढ़ेंगे, देखते हैं। जो 0.1% डीएनए होता है इसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। अब देखो, समझते हैं। आप हो, मैं हूं, ये आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है। हम तीनों एक जैसे नहीं है, हम तीनों का डीएनए अलग अलग है, ठीक है। हम तीनों एक जैसे नहीं है, ठीक है। हम एक जैसे दिखते नहीं है, हम एक जैसे एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम एक दूसरे से अलग हैं। वो हम हमें एक दूसरे से अलग क्या करता है, कहने कि आप अलग हो, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, है तो इंसान ही। इंसान होने के बाद भी तो हम दोनों अलग हैं, ठीक बात है ना। तो हम दोनों को अलग कौन कर रहे हैं, कौन से करेक्टर से जो हम दोनों को अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझना है कि जो 99.9% डीएनए होता है ना, हर इंडिविजुअल में सेम होता है,
ठीक है, लेकिन 0.1% डीएनए होता है जिसके कारण से मैं आपसे अलग हूँ। ठीक है, तो ये देखना है कि पूरे मतलब ये कहा जाता है कि जो टोटल डीएनए है, टोटल डीएनए का 0.1% डीएनए ही है जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग करता है। ठीक, अब समझते हैं ये 0.1% डीएनए का मतलब, ये जो 0.1% डीएनए है ना, यही काम आएगा जो मुझे ये पता करने में कि मैं दूसरे पर्सन से अलग हूँ। इसीलिए इस डीएनए को रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस या सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। क्या? वो 0.1% डीएनए 1992 सेम है, वो 0.1% डीएनए जो एक इंडिविजुअल को दूसरे से अलग करता है, उसी को ही सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। अब ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है दो तरह का होता है, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। देन उसके बाद अब ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ना, हम किस बेसिस पे मैंने इसको माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट में बांटा। सबसे पहली चीज़ है बेस कंपोजिशन की, बेस पेयर कितने हैं। उसके बाद भाई लेंथ कितनी है बेस पेयर की, वो जो मैंने बनाया था ना डीएनए की लेंथ, वो कितनी है। और रिपीटेटिव यूनिट्स कितनी है, मतलब कितनी बार ATGC ये कितनी बार लिखा गया है एक डीएनए में। ठीक है, तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि 0.1% डीएनए है जो हमें दूसरों से अलग करता है। तो मतलब वो 0.1% डीएनए ही है जो हमारी आइडेंटिटी रखता है कि मेरा 0.1% डीएनए अलग है, दूसरे वाले का 0.1% डीएनए अलग है, तीसरे का 0.1% डीएनए अलग है। ठीक है, उसी को ही क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, अब सैटेलाइट डीएनए बताया था, एक था माइक्रो सैटेलाइट, दूसरा है मिनी सैटेलाइट। अब ये जो माइक्रो सैटेलाइट है इसमें ए और टी ये कुछ बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर बहुत टाइप के होते हैं। डीएनए में जो बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, आरएनए में जो देखते हैं। देखो, मुझे डीएनए का मतलब है कि पूरा का पूरा डीएनए किससे मिलके बना है। ये जिन बेस पेयर से मिलके बना है उनका नाम है ATGC, अलग अलग। आरएनए में जो होते हैं वो होते हैं AUGC, मतलब टी की जगह यू आ जाता है। माइक्रो सैटेलाइट में ए और टी बेस पेयर्स का कंटेंट ज़्यादा होता है। एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन। एडेनिन, यूरासिल, ग्वाइनिन, साइटोसिन, आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो हाई AT बेस पेयर कंटेंट इसमें होता है, लेकिन मिनी सैटेलाइट्स में GC कंटेंट बेस पेयर्स का बहुत ज़्यादा होता है। इसमें 2 से 6 बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर जो होता है इसमें 10 to 100 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर बेस पेयर कितने की लेंथ कितनी हो सकती है? 10,000 से 100,000 तक। ठीक है, और यहाँ पर 500 से 30,000 बेस पेयर तक लॉन्ग हो सकते हैं। अब एक बात समझने की है, ठीक है, जो ये मैं रिपीटेटिव डीएनए बोल रहा हूँ, ये किसको बोल रहा हूँ? उस 0.1% डीएनए को जो मुझे दूसरों से अलग करता है, जो हर किसी को दूसरों से अलग करता है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हम कौन से सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं? मिनी सैटेलाइट का। और मिनी सैटेलाइट का ही एक और नाम है VNTR। मिनी सैटेलाइट का एक नाम हो रहा है। हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा सैटेलाइट यूज करते हैं? मिनी सैटेलाइट। और कितने होते हैं हमारे पास? दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। अब VNTR जो होते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। और VNTR किन को बोलते हैं? किन को बोल रहे हैं हम? मिनी सैटेलाइट्स को, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होंगे। सो अब हम प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, कि पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस होती कैसे है। ये तो पता लग गया कि मुझे डीएनए मैच करना है किसी दूसरे पर्सन के साथ जिस मुझे शक है, डीएनए मैच करना है। देखो, सबसे पहला स्टेप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या? सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट और एक्सट्रैक्ट करेंगे। देखो भाई, हमें क्राइम साइट से डीएनए मिला, ठीक बात है। वो डीएनए किस फॉर्म में मिलता है? या तो ब्लड सैंपल होता है, या भाई कोई हेयर, मतलब किसी का बाल टूट गया हो, उससे भी तो डीएनए मिल सकता है ना। या किसी का सलाइवा हो, सलाइवा मतलब जो माउथ में प्रेजेंट होता है वो। हमने क्या करना है, या स्किन का कोई पार्ट है, या कोई नेल्स हो गए, सब चीज़ें हैं ना। तो हम क्या करेंगे, हमें क्राइम साइट पर जो मिला है हमें उससे डीएनए को निकालना है। तो मैंने डीएनए निकाल लिया, आइसोलेट और एक्सट्रैक्ट कर लेना डीएनए को। पहला स्टेप आराम से सोचने का है, डीएनए निकालना। जैसे ही मैंने डीएनए निकाला, डीएनए निकालने के बाद अब मैं उस डीएनए को कट करूंगा। क्या करूंगा? कट। ठीक है, अब समझो, देखो मैंने एग्जांपल भी दिया। ये वो डीएनए है जो मुझे क्राइम साइट पर मिला। ठीक है, अब इस डीएनए, ये वो क्रिमिनल का डीएनए है, क्रिमिनल का डीएनए। अब ये वो डीएनए हैं जो जिन पर मुझे शक है।
पर्सन ए का डीएनए, पर्सन बी का डीएनए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्राइम साइट पर जो डीएनए मिला है, चाहे वो हेयर से मिला है या किसी भी चीज़ से मिला है, किसी भी चीज़ से वो मिला है मुझे, ठीक है। सबसे पहले मैंने इस जो डीएनए को निकाला, चाहे वो हेयर से मिला है या मतलब नेल से मिला है, पहले मैंने इस यहाँ के डीएनए को निकाल लिया। उसी तरीके से मैंने पर्सन ए और पर्सन बी से भी डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। मेरे पास एक मर्डर का डीएनए है और मेरे पास दो उन पर्सन्स के डीएनए हैं जिनसे मुझे इस मर्डर के डीएनए को मैच करना है, ठीक बात है। देन उसके बाद अब होगा क्या, अब मैं इस डीएनए को और इन दोनों डीएनए को काटूंगा, कटिंग करूंगा। तो डाइजेशन करना ऑफ डीएनए का, सो डाइजेशन ऑफ डीएनए किसकी मदद से मैं काटता हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। ये आपको याद रखना है। देखो जैसे हम किसी चीज़ को काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरीके से डीएनए को काटने के लिए भी कैंची होती है। उस कैंची का नाम मतलब सीजर का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो डीएनए को काटता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर, ठीक है। सबसे पहले डीएनए को अलग किया, उसके बाद डीएनए को काट लिया। उसके बाद अब मेरे पास जो डीएनए आया ये मर्डर का डीएनए, ठीक है। अब ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों किसके डीएनए हैं, वो जिन सस्पेक्ट्स जिन पे मुझे शक है, ठीक है। अब मैंने इन तीनों डीएनए को उठाया और एक इस तरीके से एक सेटअप होता है, एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक तरफ यहाँ पर, दोनों तरफ यहाँ पर केबल लगी होती हैं। ये बैटरी है, बैटरी से केबल जुड़ी है, एक एनोड से जुड़ी है, एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है, ठीक है, जुड़ी हुई है। अब उसके बाद ये सेटअप होता है, जैसे मैं बताऊँ मिठाई का डब्बा होता है ना बिल्कुल खाली, इस तरह की ट्रे होती है जिसमें यहाँ पर छोटे छोटे वेल होते हैं। वेल का मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं इन, और इस पूरे के अंदर, ठीक है, एक जेल होती है जिसको बोलते हैं एग्रोज जेल। कौन सी जेल होती है, एग्रोज। मतलब सोचो एक मिठाई का डब्बा है, उस मिठाई के डब्बे में, कि एक मिठाई का डब्बा है, उस डब्बे में इस तरफ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, कंपार्टमेंट बने हुए हैं, और मैंने मिठाई के डब्बे को पूरा का पूरा एक जेल से भर दिया, जेली से भर दिया, एग्रोजेल, और साथ में मैंने ऐड कर दिया एल्केलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। ये जेल पता क्या करती है, कुछ टाइम बाद ये जेल मतलब सॉलिड हो जाती है। सॉलिड मतलब जेली लाइक नहीं हो जाता, जेली, ठीक है, जो थोड़ी सी मतलब सॉलिड और लिक्विड जैसी होती है, आपने जेली खाई होगी, वैसा हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, बैटरी मैंने लगा दी, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मर्डर का डीएनए है ना, जो मैंने काट लिया था, उसको मैं इसमें डालूंगा, ठीक है। और जिन पे मुझे शक है उनका डीएनए मैं इसमें और इसमें डालूंगा, ठीक है। तो मैंने तीनों डीएनए को डाल दिया। डालने के बाद मैंने क्या किया, मैंने बैटरी को ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने बैटरी को ऑन किया तो होता क्या है, डीएनए इन तीनों में, तो ये डीएनए जो है, और इसमें डीएनए क्या है, फ्रेगमेंट में, क्योंकि डीएनए को काटा था ना मैंने, काटने के बाद डीएनए के टुकड़े हो जाते हैं ये। अब क्या होता है, जैसे ही इन दोनों, जैसे ही इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर करंट जाएगा, करंट के जाते ही इनमें से अब डीएनए बाहर निकलेगा। अब जिसका डीएनए छोटा होगा वो इस जेल के छोटे छोटे पोर में से पास होता होता और आगे तक जाएगा। अगर मान लो डीएनए मैंने काटा, एक देखो, एक ऐसा बड़ा पीस कट गया, एक छोटा पीस कट गया, एक बड़ा पीस कट गया। जो बड़ा पीस है वो तो यहीं फंस जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं, लेकिन जो छोटा पीस है वो आगे तक जाएगा। एग्जैक्टली सेम, ये डीएनए का आगे तक ऐसे जाएगा छोटे छोटे पीसों में, उसी तरीके से ये आगे तक जाएगा। तो मुझे यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर इस तरीके से मुझे बैंड्स मिलते हैं, मतलब ये बैंड होते हैं डीएनए के, ये मेरे पास एक पैटर्न मिलता है। अब देखो पैटर्न मिल तो गया, लेकिन मुझे अब तक ये विजिबल नहीं है, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद बैंड अलग तो हो जाते हैं, और ये किसके बेस होते हैं, साइज के बेस पे। जिसका साइज बड़ा है वो यहीं रह जाएगा, छोटा आगे तक जाएगा। तो होता क्या है, थर्ड स्टेप क्या था कि सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, ठीक बात है। तो हमने यहाँ पर डीएनए, पहले हमने डीएनए स्टेप 1 में डीएनए को आइसोलेट किया, उसके स्टेप 1 के अंदर डीएनए को आइसोलेट किया। देन उसके बाद स्टेप 2 में डाइजेशन कर दिया, डीएनए को काट दिया। तीसरा स्टेप, हमने डीएनए को अलग कर दिया उसके साइज के बेस पे बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब मैंने डीएनए को अलग कर दिया साइज के बेस पर, लेकिन मुझे अब तक वो डीएनए दिख नहीं रहा। अब मैं करूंगा क्या, अब मैं एक टेक्निक, स्टेप 4 के अंदर एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। उस टेक्निक का नाम होता है सदर्न ब्लॉटिंग। ये सदर्न ब्लॉटिंग क्या चीज़ होती है, देखो मेरे पास एक तरह की शीट होती है या एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इस तरह की पतली सी जाली होती है, पतली सी शीट होती है, ठीक है। जिस शीट का एक नाम होता है, या तो उसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन बोलते हैं या नायलॉन शीट बोलते हैं। अब मैं क्या करूँगा,
मैंने वो जाली उठाई, मतलब वो शीट उठाई, उस शीट को ऐसे के ऐसे मैं इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर ऐसे रख दूंगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे रख दूंगा। रखने के बाद उसको थोड़ा सा प्रेस किया जाएगा किसी ना किसी चीज़ के लिए। जैसा होता है ना कि मान लो अगर कोई पेज मुड़ा हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, बेड के नीचे रख देते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। उसी तरीके से, या उस पर कोई वेट रख देते हैं ताकि वो सीधा हो जाए। उसी तरीके से आराम से मैं इस प्लेट के ऊपर रख दूंगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे समझो कि मिठाई का डब्बा है, उसमें सब चीज़ डली हुई है, मुझे मिठाई के डब्बे पे उस डब्बे का कवर लगाना है, बस वो मैंने लगा दिया थोड़ी देर के लिए। अब होगा क्या, थोड़ी देर बाद ये देखने को मिलेगा कि सडन ब्लॉटिंग का मतलब यही होता है कि जब डीएनए, अब होगा क्या, मेरे पास जो ये डीएनए का पैटर्न है कि डीएनए ऐसे आया हुआ है, वो मैं डायरेक्ट नहीं ले सकता। पता है क्यों? देखो भाई, मैंने सडन ब्लॉटिंग का इस्तेमाल क्यों किया, वो इसलिए क्योंकि ये जो जेल होती है ना, एग्रोस जेल, ये बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। अगर मैं इसी जेल में से ये डीएनए निकालने लग जाऊंगा ना, छोटे छोटे निकाल, ये अगर मैं ये स्टेप 4 ना करके सीधा डीएनए को ऐसे निकालने लग जाऊं तो जेल टूट जाएगी, हमारा सारा सैंपल खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 परफॉर्म करते हैं, जिसमें सडन ब्लॉटिंग करते हैं। सडन ब्लॉटिंग का मतलब नायलॉन की शीट को इसके ऊपर रखते हैं। जैसे ही मैंने इसके ऊपर रखा और थोड़ी देर के लिए उसको प्रेस किया, किसी वेट से हल्के से प्रेस किया, तो कुछ टाइम के बाद क्या देखने को आता है कि ये जो डीएनए के बैंड होते हैं ना, डीएनए के बैंड, ये जैसे वहाँ पर थे ऐसे का ऐसे सारे बैंड उस नायलॉन की शीट के ऊपर आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर नायलॉन की शीट बनाई है, मेन चीज़। तो अब ये जो नायलॉन की शीट है, अब इसमें देखने को मिलता है कि सेम बैंड यहाँ पर आ गए हैं, बिल्कुल देखो सेम पैटर्न मैं दिखा देता हूँ। सो आप जैसे देख सकते हैं कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब परफॉर्म हो चुकी थी, परफॉर्म होने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला था। देखो सीक्वेंस कैसा है एग्जैक्ट, जब मैं इसके ऊपर पूरी की पूरी शीट रखूंगा, शीट रखने के बाद यही सेम सीक्वेंस ऐसे कैसा है, ये किसके ऊपर आ जाएगा, नायलॉन की शीट पे। ये नायलॉन की शीट है, मैंने शीट दिखाई है। अब जैसे ही उस पर आ जाएगा, अब आ गया, अब ये मेरे पास नायलॉन की शीट है जिसके ऊपर ये सीक्वेंस आ चुका है, लेकिन मुझे अब भी ये नहीं दिख रहा, अब भी ये विजिबल नहीं है। तो अब क्या किया जाएगा, ठीक है। सडन ब्लॉटिंग की मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट को अलग किया था, टुकड़ों को, फ्रेगमेंट फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टू नायलॉन मेम्ब्रेन शीट, कि जब मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से नायलॉन की शीट पर उनको ट्रांसफर करता हूं, उसे बोलते हैं सडन ब्लॉटिंग, ठीक बात है। लेकिन स्टिल अभी भी फ्रेगमेंट विजिबल नहीं है। अब हम करते हैं स्टेप 5। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास डीएनए होता है, अब हम लेके आएंगे रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब। रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब पता क्या होता है, वो भी एक तरह का डीएनए ही होता है, बस फर्क इतना होता है कि वो डीएनए रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब कि चमकने वाला। अब हम कुछ प्रोब लेके आएंगे, मतलब कुछ ऐसे डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े लेके आएंगे जो चमकते हैं, ठीक है। अब वो जो डीएनए के टुकड़े हैं उनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं। मतलब मान लो, देखो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का मतलब क्या है, देखो जो एडेनिन होता है ना वो हमेशा थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है, जो ग्वानिन होता है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, जो ग्वानिन होता है सॉरी और जो एडेनिन होता है वो यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये इसे होते हैं, ये पेयर होते हैं। अगर मेरा वो डीएनए, जो डीएनए के सीक्वेंस यहाँ है, अगर ये डीएनए के सीक्वेंस है, मान लो मैंने इसकी बात की, अगर इस डीएनए के सीक्वेंस के पास प्रेजेंट है ATGC, तो मैं जो रेडियो एक्टिव प्रोब लेके आऊंगा ना वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब A का अपोजिट क्या आता है, T, और T का अपोजिट A, G का अपोजिट C, इसका अपोजिट G। तो मैं ऐसी प्रोब लेके आऊंगा कि पहले सीक्वेंस यही प्रेजेंट था डीएनए पे, और मैं ऐसी प्रोब लाऊंगा जो इसका बिल्कुल उल्टा हो, जो इसके साथ चिपक सके, तब जाके तो ये आपस में जुड़ेंगे ना। तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे के साथ कंपेटेबल हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने शीट ले ली, शीट के बाद स्टेप 5 में ये था कि अब मैं उस रेडियो एक्टिव प्रोब्स को ऐड कर दूंगा उस नायलॉन शीट पे। अब जैसा ही होगा तो अब वो रेडियो एक्टिव प्रोब हैं जो डीएनए के छोटे छोटे चमकने वाले टुकड़े थे, वो सारे के सारे इनके साथ इनके ये जितने भी हैं इनके साथ ऐसे अटैच हो जाएंगे, ऐसे अटैच हो जाएंगे, अटैच हो गए। अटैच होने के बाद इसे बोलते हैं स्टेप 5 को रेडियो लेबल्ड प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आपस में जुड़ना,
स्टेप 5 में वो उससे जुड़ चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस करके अलग कर लिया फ्रेगमेंट्स को, देन उसके बाद फिर क्या कर दिया, मैंने नायलॉन की शीट पे ट्रांसफर कर लिया। नायलॉन की शीट पे ट्रांसफर करने के बाद अब मैंने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री या रेडियोएक्टिव प्रोब डाल दिए। रेडियोएक्टिव प्रोब डाल क्यों डाले, ताकि वो उनके साथ जुड़ सके टुकड़े, कुछ और डीएनए टुकड़े अब वो आपस में जुड़ गए। अब मैंने रेडियोएक्टिव प्रोब डाले क्यों, क्या काम था इनका, ठीक है। वो अब मैं उस पर अब जो स्टेप 6 है हमारा लास्ट स्टेप है, हम उस पर ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब क्या होता है कि भाई एक्सरे डालेंगे उसके ऊपर, जो हमारी वो नायलॉन की शीट थी ना जिस पर रेडियो एक्टिव प्रोब आकर डीएनए से जुड़े थे, वो सारा उसके ऊपर मैं डालूंगा एक्सरे। एक्सरे डालूंगा जिसे ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। जैसे मैंने एक्सरे डाली, एक्सरे डालने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि वो एक्सरे डालते ही ये सारे के सारे डीएनए फ्रेगमेंट चमकने लग गए, ठीक है। ये चमक क्यों रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये दिखते नहीं थे, नायलॉन शीट तक भी नहीं दिखते थे। मैंने वो रेडियो एक्टिव प्रोब डाली। रेडियो एक्टिव प्रोब क्या करती है, रेडियो एक्टिव प्रोब जैसे ही डीएनए के साथ बाइंड होती है, बाइंड होने के बाद और जैसे ही मैं उसके ऊपर एक्सरे डालूंगा, एक्सरे डालते ही वो सारे प्रोब चमकने लग जाएंगे। अब देखो ध्यान से, बड़ा आसान से, ये जो मर्डरर है उसका डीएनए मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है, कौन से नंबर पे, दूसरे और पहले नंबर पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब मुझे सीक्वेंस, मर्डरर का जो सीक्वेंस मुझे मिला है वो ये मिला है। अब जिस बंदे के ऊपर मुझे शक है उसका सीक्वेंस मुझे मिला है 5वें और चौथे नंबर पे मिला है, और बी वाले का मुझे मिला है दूसरे पहले नंबर पे। अब देखो मर्डर का जो है वो किसके साथ मैच कर गया, बी के साथ। इसका मतलब है जो बी है वो क्रिमिनल है। इस तरीके से हम चेक करते हैं, तो इसे बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये 6 के 6 स्टेप है। सबसे पहले डीएनए को निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद डीएनए को कट किया, उस डीएनए को कट करने के बाद अब उस डीएनए को मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कर दिया, स्टेप 3, जिससे डीएनए के फ्रेगमेंट टुकड़े अलग अलग हो गए थे। होने के बाद अब वो मुझे दिख नहीं रहे थे, मैंने नायलॉन की शीट लगाई। नायलॉन की शीट पर सेम पैटर्न जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे था वही सेम पैटर्न नायलॉन की शीट पर आ गया, पर मुझे अब भी नहीं दिख रहा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने रेडियो एक्टिव प्रोब को डाला। वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव प्रोब हर किसी डीएनए के साथ जुड़ गए। जुड़ने के बाद फिर मैंने स्टेप 6 में उसके ऊपर एक्सरे डाली, जिसके कारण वो सारे प्रोब चमकने लग गए, ग्लो करने लग गए, बस, और वो दिख गया। इस टेक्निक का इस्तेमाल कहाँ होता है, एप्लीकेशन का मतलब होता है इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। एप्लीकेशन वर्ड का मतलब ही होता है। तो सबसे पहला है इसका इस्तेमाल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर होता है, साफ पता है। इसका इस्तेमाल होता है पैटर्निटी और रिलेशनशिप टेस्टिंग में। मान लो ये पता करना हो कि भाई ये बच्चा जो चिल्ड्रन है इसके माता पिता कौन है। मान लो किसी दो पर शक है कि भाई इसके फादर ये हो सकते हैं, इसके फादर ये हो सकते हैं, तो उन दोनों का डीएनए लिया जाएगा और उस बच्चे के साथ मैच किया जाएगा, ये पता करने के लिए किसका ये बेबी है, ठीक है। अब एक बात और, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं ना, ये जो मैच कर रहा हूं मैं, ये वो 0.1% है जो मुझे एक, देखो क्योंकि मुझे पता था 99.9% डीएनए तो सेम होता है, बस 0.1% ही डीएनए अलग होता है, जिसको रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं, जिनको वीएनटीआर कहते हैं, मिनी सैटेलाइट जिनको कहते हैं, ठीक है। अब वही जो है इस बंदे की अपने 0.1% डीएनए ऐसा है, इस बंदे का 0.1% डीएनए ऐसा है, इस बंदे का 0.1% डीएनए ऐसा है, तभी तो ये तीनों एक दूसरे से अलग है ना। नहीं तो अगर पूरा ही डीएनए अगर ऐसा होता तो सब सेम आते। तो समझना ये है कि 0.1% डीएनए का ही सारा खेल है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, और 0.1% डीएनए को ही वीएनटीआर बोलते हैं, ठीक बात है, जिनको रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। अब उसके रिसर्चर जो है वो यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एनालाइज करने के लिए कि जीन की डाइवर्सिटी कितनी है, मतलब कितने लोगों में अलग अलग तरह के जीन हैं, या जीन की फ्रीक्वेंसी, मतलब जीन कितने हैं कितने कम हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है कंजर्वेशन बायोलॉजी में, मतलब जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली ये था हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो अगर आपको ये वीडियोस देखने में, या मतलब कहने का मतलब है कि फर्स्ट टाइम में अगर आपको समझ नहीं आ रही ना, तो आप इसको एक बार रिपीट करके देखो, और मैं तो ये कहूँगा कि देखने के बाद ना खुद से लिख के देखो, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू।